everyone, welcome back again. So the topic for today's discussion will be 4 resume tricks for freshers to get sure jobs. तो आज के डिस्कशन में हम ये देखेंगे ऐसी कौन सी 4 रिज्यूमे ट्रिक्स हैं जो कि आपको एक श्योर जॉब की तरफ ले जाएंगी। अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया है या कोई भी मास्टर्स कंप्लीट किया है और आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किन 4 चीजों को फॉलो करना है और रिज्यूम को अपडेट करना है ताकि आपको जॉब इजीली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट ट्रिक, दैट इज रिज्यूमे आउटलुक एज वेल एज फॉर्मेटिंग। तो आपको एक अपना रिज्यूमे को कैसे दिखना चाहिए, उसका आउटलुक क्या होना चाहिए और किस तरीके से रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग करती है वो भी बताता है कि आपका क्या स्टैंडर्ड है और आपका जॉब के लिए कैसा होगा और सामने वाला इंटरव्यूअर आपके लिए कितना यू कैन से एक इंस्पायर होता है आपके रिज्यूमे को देख के। तो जब भी आप अपने रिज्यूमे को बनाएं तो मेक श्योर दैट योर रिज्यूमे और सीवी इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपका रिज्यूमे एकदम टू द पॉइंट है, सिंपल है, एक इजी है समझने के लिए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सारी बातों को बताता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताता है तो आपके लिए बहुत चांसेस होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास बहुत सारे सीवी होते हैं शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि एक इंटरव्यूअर को अगर एक रिज्यूमे को पढ़ना है, एक सीवी को देखना है तो वो एक सीवी को ओनली 6 सेकेंड्स के लिए देखता है। तो उस 6 सेकेंड्स में आप सोच सकते हैं कि आपको अपनी पूरी बातों को रखना है सामने और ऐसी बातों को रखना है जिससे आपकी सारी बातों के लिए कम्युनिकेट हो जाए, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उस इंटरव्यूअर तक पहुंच पाए। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी चीजों को बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, मतलब जो जो रेलेवेंट पॉइंट है आपने वो चीज पहले लिख दिया। सो इट शुड बी सिंपल, इजी टू रीड एज वेल एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकेंड, मेक इट ब्रीफ। जितना ज्यादा हो सके रिज्यूमे को ज्यादा कुछ मतलब आई कंप्लीटेड माई बीएससी इन, इतना सारा कुछ नहीं लिखना। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीटेड ईयर विद सीजीपीए, दैट्स ऑल। तो मतलब जैसे हम टेलीग्राम लिखते थे ना छोटे में जब हम 7th 8th में थे, तो मतलब टू द पॉइंट, ओनली कीवर्ड्स। सो यू जस्ट हैव टू मेंशन योर कीवर्ड्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेंटेंस है वो खुद ही फ्रेम कर लेंगे, उन्हें खुद समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको लिखना है मेक इट ब्रीफ, यू हैव टू मेंशन कीवर्ड्स, यू हैव टू मेक इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, मींस यू हैव टू मेंशन योर कीवर्ड्स, व्हाट यू आर अबाउट टू से, जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं। किसी भी चीज का आपको एक समरी लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा इलैबोरेट करने लग गए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ही एक पेज में लिख दिया, नहीं। यू हैव टू राइट द समरी फॉर इट, मतलब एक जिस्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली कंप्लीट किया, किस ईयर में किया, कहां से किया, कितने सीजीपीए के साथ किया, एज वेल एज एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन। तो आप अगर एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं, किसी रिसर्च का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, तो उसको भी हमेशा एक शॉर्ट में लिखिए। ऐसा नहीं कि हमने इस गाइड के साथ काम किया, इतने सालों तक किया, इस मंथ में किया, इसके बाद हमने माइस की टेस्टिंग की, ये किया, तो मतलब पूरा डिटेल नहीं लिखना। एनीवेज व्हेन दे विल बी आस्किंग यू फॉर द इंटरव्यू, उस टाइम आपको इलैबोरेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपका सिर्फ सीवी शॉर्टलिस्ट होना है, आपको शॉर्टलिस्ट करें तो मेक इट वेरी ब्रीफ और ऐसा लिखना है कि किसी भी चीज का समरी हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकता है, चाहे टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज योर रिसर्च एक्सपीरियंस। सो इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। इसमें सारी क्या होना चाहिए, मैंने फिर से बताया, कीवर्ड्स होना चाहिए, मींस इट शुड इंक्लूड मोस्ट की एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स हैं, आपको सिर्फ उन्हीं को कम्युनिकेट करना है टू द इंटरव्यूअर। जब भी आप कोई चीज को लिख रहे हैं तो आपकी कोई भी हेडिंग होती है ना, उसको बुलेट में लिखना है। जैसे सपोज आप लिख रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर एमएससी मोस्ट रीसेंट, देन बीएससी एंड आफ्टर दैट 10+2 एंड देन 10। जब भी आप ऐसा लिख रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि जब आप चीजों को बुलेट पॉइंट में लिखते हैं ना, मतलब सामने वाली मतलब जो भी इंटरव्यूअर है उनके लिए आप चीजों को आसान कर रहे हैं, यू आर मेकिंग थिंग्स इजी फॉर देम। और जब भी किसी चीज के लिए आप इजी कर देते हो सामने वाले के लिए काम, वो हमेशा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने बुलेट पॉइंट बना दिए, उनको जो जो चाहिए था वो आपने सामने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? आपने बुलेट पॉइंट्स रख दिए। अगर आप चाहते हैं तो आप नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे आप नंबर लिखेंगे लाइक 1 पॉइंट, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, तो वो चीजों को बेटर समझने में हेल्प करता है। कितना जल्दी चीजें समझ में आता है, क्योंकि वहां बुलेट है एज वेल एज नंबर। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी चीजों को बुलेट पॉइंट्स में या किसी भी पॉइंट में लिख दीजिए, बुलेट हो जाए, नंबर हो जाए, कोई भी सिंबल हो गया। तो हमेशा कोशिश करिए ये सब चीजों के साथ आप चीजों को लिखें, जिससे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज होंगे और आपके एनीवेज दैट विल इंक्रीज योर यू कैन से चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब। फोर्थ इज यूज ऑफ प्रोफेशनल क्लीन फॉन्ट। जब भी आप कुछ लिख रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपको
प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करना है, जैसे बहुत सारे होते हैं, मोनोटाइप कॉर्सिवा और रोबोटो होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, एरियल होता है, जो प्रोफेशनल फॉन्ट माने जाते हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है रिसर्च इंडस्ट्री के लिए या किसी भी बायोटेक इंडस्ट्री के लिए कहीं पे भी, तो वो सबसे ज्यादा जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो एक्सेप्टेड है, जो यूज किया जाता है, वो है एरियल या टाइम्स न्यू रोमन। तो जब भी आप अपनी चीजों को लिखें तो मेक श्योर यू आर यूजिंग एरियल और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। तो कभी भी आप टाइप यूज कर रहे हैं तो एरियल या टाइम्स न्यू रोमन यूज करिए, लेकिन जो साइज होना चाहिए आपका, इट शुड वेरी बिटवीन 10 to 12 पॉइंट्स, या तो 10 पॉइंट्स रखिए तो 12 पॉइंट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फॉन्ट साइज। तो जब भी आप एक साइज रखते हैं ना टेक्स्ट का, उसको 10 या 12 रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा साइज बढ़ाएंगे, ऐसा क्या होगा, मान लीजिए आपका अचीवमेंट ज्यादा है तो उससे पूरा रिज्यूम क्या करेगा, पूरा जगह ले लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके कारण से आपका रिज्यूमे या सीवी आपका 3 पेज तक चला जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। रिज्यूमे 1 या 2 पेज मैक्स होना चाहिए। इसलिए आपके फॉन्ट साइज को क्या करना है, 10 से 12 पॉइंट्स के बीच में लिख दीजिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दिया और सोचा कि हमारा अचीवमेंट तो कम है तो हमने भर भर के बीच में स्पेस छोड़ दी। तो ऐसी चालाकी भी नहीं करना है, बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास ज्यादा अचीवमेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप एक पेज में अपना रिज्यूमे रखें। आप जितना ज्यादा क्रिस्प और सुंदर रखेंगे, उसका आउटलुक जितना अच्छा होगा, फॉर्मेटिंग जितनी अच्छी होगी, उतना ज्यादा सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं तभी होगा, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आपने उसको ढंग से लिखा है, एक तरीके से लिखा है, जो एक अप्रोच होना चाहिए, जो आपका एक लिखने का तरीका होना चाहिए, अगर आपने उसे फॉलो किया, एक ट्रिक्स फॉलो किए, तो आपको बिल्कुल चांसेस मिलेगा आगे शॉर्टलिस्ट होने का। तो कभी भी ब्लैंक स्पेस मत रखिए, और जितना ज्यादा हो सके 1 इंच मार्जिन दीजिए। जैसे होता है ना लाइन स्पेसिंग 1.5 to 1.15, ऐसा ना करके 1 इंच की मार्जिन रखिए। सो रिड्यूस ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट, जितना हो सके टेक्स्ट के बीच में ब्लैंक स्पेस को कम कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सारी चीजों को घुसा के लिख दिया, ऐसा भी नहीं करना। क्लियर होना चाहिए, सब कुछ अलग से दिखना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सारी चीजें अलग अलग दिखना चाहिए, बुलेट्स में होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए, और 1 इंच का डिफरेंस दे सकते हैं बिटवीन द टेक्स्ट। जो भी आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि कम टाइम में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर को कम्युनिकेट हो जाए। तो ऐसा लिखना है, मैंने अभी बताया, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, अल्टीमेटली इट विल कंज्यूम लेस टाइम फॉर द इंटरव्यूअर, जिसके कारण से आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इतने कम टाइम में ही कम्युनिकेट हो गई। कभी भी आप लिख रहे हैं ना, तो हमेशा एक्टिव लैंग्वेज का यूज करिए, मतलब पावर वर्ड्स। क्या होते हैं, जैसे आई कंप्लीटेड, आई परस्यूड, आई अचीव्ड, जैसे लिखते हैं ना, आई हैव कंप्लीटेड, सो जस्ट राइट कंप्लीटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो वो समझ में आ जाएगा कि इनने कंप्लीट कर लिया एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। सो ऑलवेज यूज एक्टिव वर्ड्स, मींस पावर वर्ड्स, जैसे कंप्लीटेड, परस्यूड, अचीव, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक्सेट्रा। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, कितना फॉन्ट रखना है, ये खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। क्योंकि लोगों को, जिनको पता नहीं रहता है, तो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों को लिख लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कम चीजें लिखना है, सारी पॉइंट को कन्वे भी करना है, बुलेट पॉइंट यूज करना है, नंबर यूज करना है, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का ध्यान दें कि आपको 10 to 12 फॉन्ट साइज यूज करना है, एरियल एंड टाइम्स न्यू रोमन, एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव ओनली 1 इंच स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट। अगर आप इन सब चीजों को अपना रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, ये ट्रिक आपने अपनाई है, तो आपका रिज्यूम एक बहुत अच्छा दिखेगा, एक शानदार तरीके से दिखेगा, और इसकी फॉर्मेटिंग भी अप टू द मार्क है। अब आती है, अगर आपने फॉर्मेटिंग वगैरह कर ली, आपको इन सब चीजों का ध्यान लग गया कि कैसे क्या करना है, नाउ व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन योर सीवी, that is very important, or you can say that's very important. So the second point over here is must include relevant information first. तो जब भी हम रिज्यूमे को लिखते हैं या सीवी बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा एक फोटो होता है, हम अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ऑल्सो वी राइट अबाउट एड्रेस, अपना कॉन्टेक्ट नंबर एज वेल एज मेल आईडी, दैट इज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। तो जो हमारा कम्युनिकेशन किससे होगा, वो सारी चीजों को लिखते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले आपका उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, एक कंपनी में जाके क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हो, पीएचडी करने के लिए क्या करना चाहते हो, दैट शुड बी ओनली फॉर 2 to 3 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स, ठीक है। वहां पे आप एक यू कैन से कीवर्ड्स लिख सकते हो, आपका क्या क्या यू कैन से एक्सपर्टीज है, क्या आपका बहुत एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, रिसर्च इंटरेस्ट, या आप किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप वहां पे लिख सकते हैं। देन कम्स योर, you should always mention your relevant information in a chronological order and that too reverse.
मतलब ऐसा नहीं कि पहले 10th किया था तो पहले 10th ही लिखना है, फिर 12th किया था तो 12th नहीं। अगर यू आर एमएससी क्वालिफाइड, अगर आपने एमएससी पास कर लिया है, अपीयर करके आपने पास कर लिया है, आपको डिग्री मिल गई है, सो फर्स्टली यू हैव टू मेंशन अबाउट मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, आफ्टर देन कम टू बैचलर, आफ्टर देन 10+2 देन 10। ऐसा नहीं कि पहले 10 लिख दिया, मींस यू हैव टू फॉलो द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो एक ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स मतलब जो मोस्ट रीसेंट और एडवांस डिग्री है यू हैव टू मेंशन इट फर्स्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आपका क्या देखा जाएगा, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिज्यूमे आपके हाथ में है एंड दे आर सर्चिंग फॉर योर क्वालिफिकेशन। नो, सबसे पहली चीजें जैसे वो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें रेलेवेंट जो चीजें हैं वो सबसे टॉप में होना चाहिए, ताकि इनको अंदाजा लग जाए ओके ही और शी इज एमएससी क्वालिफाइड, इनके पास सीएसआई नेट क्वालिफिकेशन है, गेट क्वालिफाइड, लाइक दिस यू हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स। टू ओल्ड इन्फॉर्मेशन में डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर। मैंने जैसे बताया, अगर आपने 10+ पहले मेंशन कर दिया, 10+2 कर दिया तो बहुत ओल्ड है ना, आपने 10 कब किया था, बहुत पुराने जमाने में, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है इंटरव्यूअर को। तो इंटरव्यू क्या देखना चाहता है, इनने रीसेंट क्वालिफिकेशन क्या लिया, इनके पास कोई डिप्लोमा है, इनके पास कोई पीएचडी क्वालिफिकेशन है, इनके पास कोई एमफिल डिग्री है, इनके पास कोई एमएससी, वो उनको देखना है, कोई एमटेक है, कोई बीटेक है। तो जितना भी रीसेंट इंफॉर्मेशन है मेंशन देम फर्स्ट। रिसर्च एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, अदर्स मेंशन फर्स्ट। अब सबसे पहले क्या मेंशन करना है, सो फर्स्टली यू शुड हैव योर फोटो इन योर सीवी, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द कम्युनिकेशन एड्रेस, इट कैन बी योर मेल आईडी, इट कैन बी योर फोन नंबर, दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर, एज वेल एज योर एड्रेस प्रूफ जहां से आप बिलोंग करते हैं, राइट। उसके बाद यू हैव टू राइट करियर ऑब्जेक्टिव एंड देन कम टू रिसर्च एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, और जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है राइट डाउन द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, एक्सपीरियंस एंड राइट डाउन। अगर आपने किसी 3 लाख में काम किया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेंशन द वेरी फर्स्ट, और यू कैन से एडवांस एक्सपीरियंस फर्स्ट, जो मोस्ट रीसेंट है आपको फर्स्ट में एंटर करना है, सेकंड में जो उससे पुराना है, थर्ड में, और लास्ट में जो सबसे पहले आपने ज्वाइन करा था। तो सबसे पहले यू हैव टू मेंशन योर रिसर्च एक्सपीरियंस, देन कम्स टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आता है। इससे आपको ये भी पता चल गया, उनको एड्रेस भी पता चल गया, आपको कम्युनिकेशन एड्रेस मिल गया, सारी चीजों के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपका फोटो भी देख लिया, आप कैसे दिखते हो, एक कैंडिडेट कैसा है, एक कैंडिडेट को जिसको भी लेने वाले हैं वो कैसा दिखता है, एंड ऑल्सो आपका करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आपका रिसर्च एक्सपीरियंस मिल गया। जैसे ही आपका रिसर्च एक्सपीरियंस मिल गया, उनको ये देखना रहता है कि इनने जो हाईएस्ट डिग्री है वो कौन सी है इनके पास। तो जो हाईएस्ट डिग्री है दैट कम्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जहां पे आपको मेंशन करना है, स्टार्ट विद द एडवांस्ड एंड रीसेंट डिग्री, जितना ज्यादा हो सके जो सबसे लास्ट में आपने लिया है उस डिग्री को सबसे पहले मेंशन करें इन योर सीवी। अब बात आती है अचीवमेंट एंड स्किल। अचीवमेंट एंड स्किल में क्या क्या मेंशन करना है, इसके बाद आप अपनी अचीवमेंट एंड स्किल को मेंशन कर सकते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले करियर ऑब्जेक्टिव, देन यू हैव टू मेंशन योर एक्सपीरियंस, वेदर इट इज you can say research experience or teaching experience or any kind of experience. Then you have to come to your educational qualification, and at last you have to mention your achievements as well as skills that you have. Now क्या mention करना है in achievement and skill में, write down bullet point. If you want you can mention 1 and 2 like this. So you have to mention research skill, what all research skills you have, and as well as technical skills means handling equipments as well as instrument. ये सब आपको आना चाहिए। If you have any kind of internship, like if you have any kind of industry related certification like summer and winter internship, you go for summer and internship. Like we go for summer and in winter internship. If you have any minor and major dissertation, minor and major dissertation means you have to mention your MSc and BSc training. So in major dissertation MSc training will come, and for minor training it will be BSc dissertation. So like this you have to mention. If you are knowing any computer language, like if you are knowing Java, C++, if you are knowing about HTML or Python, so you have to mention that too. If you have lot of skills, suppose if you have many skills, then you have to mention skills, and you have to mention all the points under that. You don't have to mention technical skills, research skills, not like that. You have to just mention the topic like skills, and under that you have to mention all your skills. So if you have many skills, then you have to provide a heading, and under that you can write about that. And suppose if you are knowing many computer languages, just write languages, then under that write Java, C++, HTML, Python, etc. So like this you have to mention. So if you have too many things, don't write everything like comma and you are writing like a continuous, you can say एक line में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। जब भी ऐसा हो, you have to mention the topic, and under that you can write the sub points.
जब भी इंटरेस्ट सेक्शन आता है, अगर आपने कुछ भी मेंशन कर लिया अचीवमेंट एंड स्किल, इंटरेस्ट सेक्शन हमेशा आपको ऐड करना है, तो इसे ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब भी कभी इंटरेस्ट सेक्शन की बात आती है, इससे ये पता चलता है सामने वाले इंटरव्यू को कि चाहे आप इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं या फॉर जेआरएफ और एनी काइंड ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, तो उनको ये पता चलता है आपका एक्चुअली में इंटरेस्ट क्या है। तो जब भी आप इंटरेस्ट लिख रहे हैं तो याद रखिए आपको उस कंपनी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लिखना, मीन्स आप जिस भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लिखना है। सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीचिंग जॉब, आपको बताना है कि मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस, मतलब if you have experience so you can write that, if you don't have so you can write about like मेरा teaching से related interest है, so you can mention that too. So that should be relevant to the job profile that you are seeing. थर्ड इज गैप्स एंड अदर लाइफ सिचुएशंस। ऐसा होता है कि हमारा एमएससी के बाद गैप हो गया, तब हमने रिसर्च ज्वाइन किया, या हमने एमएससी के बाद तुरंत रिसर्च ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद इतना गैप हो गया, फिर पीएचडी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये कोई एक यू कैन से एक हर्डल ला रहे हैं, एक डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हमें एक पीएचडी तक जाने में। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके पास कोई भी गैप है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके कारणवश आपको गैप लेना पड़ा बीच में जब आप नहीं चाहते थे, तो उनके लिए आपको क्या करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज try not to include short term experience that is temporary post। तो अगर मान लीजिए आपने कहीं पे भी जॉब किया है, जैसे कि अगर मानते हैं, जैसे मैंने ही अपना बता रही हूँ, जैसे मैंने 3 रिसर्च लैब में काम किया, तो जो मेरा 2 रिसर्च लैब का एक्सपीरियंस है वो मेरा अच्छा खासा है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। थर्ड रिसर्च लैब दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरा कुछ 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो वो मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि आप जब इतना टेम्पररी पोस्ट को मेंशन करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। वहां पे एक क्वेश्चन चला आता है कि आपने ये लैब को क्यों छोड़ा था, तो बजाय आप उस एक्सपीरियंस को मेंशन ही मत कीजिए। अब आप सोचे होंगे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो मेंशन करूंगा या करूंगी। अगर आप करते हैं तो ये यू कैन से एक इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन मार्क ले आएगा कि क्यों इसने बार बार लैब को छोड़ा है, ऐसा क्या हुआ था। भले ही आप पॉजिटिव है अपनी तरफ से, आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से गलत नहीं है, आपने सब कुछ अच्छे के लिए किया था, ऐसा खुद हो गया था, लेकिन वहां पे कम्युनिकेट करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके, अगर आपका 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स एक्सपीरियंस है, हो सकता है तो आप इसे मेंशन ना करिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हैव अ बैड इंप्रेशन। तो इसलिए वहां पे कुछ ऐसा कम्युनिकेशन ना हो जाए, या अगर आप चाह रहे हो कि आपको ये जॉब चाहिए, ऐसा कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, तो वहां पे हो सकता है तो आपको ये अपने शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस दैट इज टेम्पररी पोस्ट को मेंशन नहीं करना है। अगर आपके पास बीच में कोई भी गैप है तो उसे भी मत मेंशन करिए, दैट इज डोंट माइंड द गैप। तो अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग गैप है, अगर आपने कोई भी लॉन्ग गैप लिया है, डोंट मेंशन द स्टार्ट एंड द एंड डेट फॉर अ जॉब। मान लीजिए अगर आपने एमएससी किया, एमएससी के बाद आपका रिसर्च एक्सपीरियंस था, रिसर्च एक्सपीरियंस मान लीजिए आपने 2018 में एमएससी किया, रिसर्च एक्सपीरियंस था फ्रॉम 2018 टू 2020, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, आप गेट नाउ इन 2022 और अप्लाइंग फॉर अ जॉब। क्या हुआ 2020 एंड 2022 के बीच? लॉन्ग गैप। तो यहाँ पे जब भी कभी आप ऐसे करिए ना, तो पूरा मेंशन मत करिए अक्टूबर 1 को मैंने ज्वाइन किया था 2018, फिर मैंने 2020 को जनवरी 15 में छोड़ा था, नहीं। इंस्टेड यू हैव टू ओनली मेंशन द ईयर, कहाँ पे आपने किया था, कब आपने स्टार्ट किया था, कब एंड किया था। यू डोंट हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल, लाइक यू डोंट हैव टू मेंशन डेट, क्योंकि अगर वहां पे डिस्ट्रैक्ट हुआ इंटरव्यू तो एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी गैप हो तो उस सब चीजों को ओवरकम कैसे करना है, कैसे उन सब चीजों से बचना है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंसेस और यू कैन से टेम्पररी पोस्ट को मेंशन नहीं करना है। अगर कोई लॉन्ग गैप हो तो उसे भी मेंशन मत करिए। एंड डेट और स्टार्टिंग डेट बस मेंशन कर दीजिए, आई मीन ईयर मेंशन कर दीजिए। सिर्फ ईयर मेंशन करेंगे उतने में ही आपका काम बन जाएगा, उनको समझ में आएगा ओके। उसके बाद इसको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जॉब अपॉर्चुनिटी, इसलिए इन लोग को जॉब नहीं मिली, तो यहाँ पे आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, अब मैं प्रोवाइड करूंगा लाइक दिस। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर जॉब हॉपिंग। अगर आपने जल्दी जल्दी जॉब को बदला है, सपोज एक लैब से काम करके दूसरी लैब में तीसरी, तो आपके पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था, वहां के लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, हेल्पिंग नहीं थे, वहां लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे थे, वो लैब अच्छा नहीं था, वहां पे रिसर्च नहीं हो रहा था, वहां इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ऐसे ऑल एक्सप्लेनेशन यू डोंट हैव टू गिव। अगर आपने ऐसे एक्सप्लेनेशन दे दिया तो वो आगे क्वेश्चन ये पूछेंगे, क्या गारंटी है कि तुम मेरे लैब में रहोगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मेरे लैब से भी छोड़ दें, तो आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन को ढूंढना है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको बताएं कि सर वो कंपनी क्लोज हो गई थी, या मैं खुद कुछ यू कैन से कुछ बहुत अच्छा अचीव करना चाहती थी, कुछ लर्न करना चाहती थी, वहां पे मुझे
यू कैन से सैंपल लेके बाहर जाना पड़ता था, मुझे टफ होता था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक जगह रह के अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा दूं। तो आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देना है जो कि उनके माइंड में एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर दे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया जल्दीबाज में और वहां पे एक नेगेटिव इंप्रेशन बन रहा है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो जब भी आपने जॉब हॉप की, आपने बार बार जॉब को चेंज किया, तो यू शुड हैव अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। इट कैन बी सर कंपनी क्लोज हो गई, या हमें फंडिंग नहीं हो रहा था, प्रोजेक्ट का फंडिंग नहीं हो रहा था, बीच में स्टॉप हो गया था, सर हमारी रिसर्च फाइंडिंग लास्ट तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि फंडिंग नहीं था। तो आपको एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन और यू कैन से वैलिड एक्सप्लेनेशन देना है, कुछ भी नहीं बोल देना। तो इट शुड बी योर रिलोकेशन टू अ न्यू प्लेस। सर मैं इस प्लेस में शिफ्ट होना चाहता था या चाहती थी, मेरे फैमिली वाले यहाँ पे थे। तो लाइक दिस यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। और आप ये भी बोलना चाहते हो, सर मैं अपस्किल करना चाहता था अपने टेक्निकल या रिसर्च स्किल, तो इसलिए मुझे लगता था जितना टाइम मैं वहां दे रहा हूँ शायद मैं इस लैब में बहुत अच्छे से दे पाऊंगा या इस न्यू प्लेस में। तो जब आप इस न्यू प्लेस या इस जगह बोलोगे ना, तो अल्टीमेटली उनको लगेगा ओ इन्हें तो इंटरेस्ट है हमारी प्लेस में और ये हमारी जगह सच में काम करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव प्लस साइन तो आपको यहीं से मिल गया। और एक प्लस पॉइंट आपका यही है कि आपने उस इंस्टीट्यूट की या लैब की इनडायरेक्टली आपने उनके बारे में अच्छी बात कह दी। तो इससे क्या होता है, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, रिज्यूमे ट्रिक्स। तो हमको क्या क्या ट्रिक अपनाना है, एक रिज्यूम में क्या मेंशन करना है, क्या नहीं मेंशन करना है, उस हिसाब से इंटरव्यू में क्या बोलना है, हम वही बोल रहे हैं। इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, एक जॉब तक आप पहुंच पाएंगे। नॉट मेंशन इररेलेवेंट गैप्स लाइक पेरेंटिंग। सपोज आप किसी मैटरनिटी लीव में थे और उसके बाद आप पेरेंटिंग मतलब नर्चर करने लग गए आपके छोटे बेबी को, तो वो नहीं लिखना है कि मैं पेरेंटिंग के लिए मतलब मैं अपनी बेबी को नर्चर करने के लिए या इस टाइम के लिए, इस गैप के लिए आई वॉज नॉट अवेलेबल फॉर 1 or 2 years। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं मेंशन करना। ऑल्दो ये बहुत अच्छी बात है, हम किसी की मतलब एक हमारा ये बताता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी को बताता है कि हम ये अच्छे काम के लिए थे। बट अल्टीमेटली वहां पे इंटरव्यूअर ये नहीं सुनने वाले हैं, ये नहीं सुनना चाहते हैं। उनको सुनना है कि एक उनको वैलिड एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये तो उनको भी पता है कि पेरेंटिंग एंड ऑल, तो वो इस चीज को कंसीडर करेंगे। तो ये आपके लिए एक बोनस की तरह काम करेगा, बट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। ये तो रही कुछ बातें जो आपको गैप से रिलेटेड याद रखना है कि टेम्पररी पोस्ट को मेंशन ना करें जितना ज्यादा हो सकता है। अगर बहुत लंबा गैप है तो वहां पे ईयर्स को मेंशन करें। अगर बहुत जल्दी जल्दी आपने रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया तो वहां पे आप डेट को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने जल्दी जल्दी जॉब हॉप की है या अगर आपने कंपनी को छोड़ा है तो वहां पे आपको एक चीज याद रखना है, आपके पास करेक्ट एंड वैलिड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। आपने क्यों जॉब को छोड़ा, आपके अंदर वो था कि आपने किसी कारणवश, जो कि मेन कारण होता है, उस लिए छोड़ा, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इररिलेवेंट गैप्स को मेंशन नहीं करना है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रूफ रीड एंड फाइनल एडिटिंग। जब आपका सीवी बन जाए या रिज्यूमे बन जाए तो हमेशा देखना है, एक बार उसमें गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं कि 3 दिन से बना रहे थे अब थक गए कि अब मैं तो नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा। तो जब भी एक बार बना लिए तो एक बार लास्ट में आप जरूर उसको प्रूफ रीड करें। प्रूफ रीड मतलब चेक करना, किसी एरर के लिए सर्च करना, क्या कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई है। तो हम लोग क्या है, ह्यूमन, हमसे गलतियां तो बहुत होती हैं। तो इसलिए उस गलती को सामने आने के लिए, उस गलती को इंटरव्यूअर ना पकड़े, इससे अच्छा हम पहले पकड़ लें। सो देयर शुड बी अ प्रूफ रीडिंग एंड फाइनल एडिटिंग, जिसको क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एंड फाइनल एडिटिंग, जिसमें आपको इंश्योर करना है दैट योर सीवी और रिज्यूमे इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मिस्टेक। वहां पे कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पता चला ड्राइविंग को डेराइविंग लिख दिया, DERIVING लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो अगर ग्रामेटिकल एरर है तो आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स आते हैं जैसे ग्रामरली, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं आपका अगर सीवी, आपका कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और जब भी आप अपने रिज्यूमे को सेव कर रहे हैं तो कभी भी अपना डॉक फॉर्म नहीं सेंड करना है आपको किसी भी इंडस्ट्री और रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए। ऑलवेज यू हैव टू सेव योर रिज्यूमे और सीवी एज पीडीएफ फॉर्मेट। तो हमेशा इसका पीडीएफ फॉर्मेट बना के रखना। अगर इसको वापस एडिटिंग करना है तो यू ऑलरेडी हैव योर डॉक फॉर्मेट, दैट इज .doc, जो कि आपने वर्ड में एडिट किया था। तो कभी भी आप फाइनल एडिट करने के बाद इसको सेव कर दीजिए एज अ पीडीएफ, और जब भी आपको सेंड करना है तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही सेंड करना है। तो आप अपने आप को सीवी को रीनेम कर दीजिए, सीवी लाइक मेरा नाम है रिया खिलवानी, तो आई विल रीनेम लाइक रिया खिलवानी सीवी या रिया खिलवानी रिज्यूमे। सो लाइक दिस यू हैव टू मेंशन योर नेम एट द एंड, कि आपने जब फाइनल एडिटिंग कर लिया तो आप इसको देख लें कि कोई टाइपो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं। क्योंकि होता कि हमने इतना अच्छा तो सब कुछ कर लिया, हमने सारी चीजों का ध्यान रख दिया, लेकिन अगर हमने लास्ट में प्रूफ रीड नहीं किया, चेक नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया, तो वहां पे बहुत चांसेस है कि एटलीस्ट एक मिस्टेक हो सकता है। आपने एज बाय मिस्टेक कुछ एज लिख दिया हो, एक
ईयर ज्यादा आपने मेंशन कर दिया या कम, तो वहां पे आपको याद रखना है, वहां पे ऐसी चीजों को आपको बिल्कुल याद रखना है, उस हिसाब से आपको यू कैन से प्रूफ रीड करना है और एडिट करना है. So this is all about the today's video where we have seen the 4 resume tricks for freshers to get the sure shot jobs, and I hope this video is very beneficial for all of you. जैसे कि आप अभी CSIR हुआ तो हो सकता है आप अभी PhD के लिए जाने वाले हैं, या अगर आपका MSc कंप्लीट हुआ है हो सकता है you are searching for a job, तो ये सब ट्रिक्स आपके लिए वेरी बेनिफिशियल है. So we'll meet you back again with a new video. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल बाय टेक्निका को. थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग.